Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of The Hindu, 28th of July 2023. From today's newspaper, we will be covering these important topics. One is regarding the Yamuna floodplains. In today's newspaper, there is complete opinion text-based editorial which talks about the complete anatomy of the Yamuna River in the Delhi. Second, we will be talking about the National Research Foundation Bill. हालांकि इस पे जब ये बिल आया था उस पे चर्चा हो चुकी है. Still we will have a look on this. And third, about the India-China relations. See, with respect to this topic, हमारा जो फोकस होगा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ना होके मोस्टली डिस्प्यूट क्यों हो रहा है या फिर जो लैंड बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है उसका पूरा मसला क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड एट लास्ट अ मेन क्वेश्चन, और आप सभी लोग अपने जो आंसर्स है वो यहाँ पे, ये मेरा ईमेल आईडी है, you can submit over here, pihu876@gmail.com. Please remember it is pihu876@gmail.com. Now, starting with the first topic, it is about the anatomy of the Yamuna River in the Delhi. देखो recently हम सभी लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया में जो फ्लड है वो कंडीशंस को नोटिस किया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो या फिर दिल्ली हो. सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, वहां तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था. और फिर जब दिल्ली में जब ये पहुंचा तो दिल्ली के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, रेड फोर्ट था, किला, सब कुछ डूब चुका था. फ्लड्स वर गोइंग ऑन देयर. और इसमें यूजुअली लोगों का कहना था, लाइक बहुत सारी ओपिनियन भी आए, एडिटोरियल भी आए, दैट दिल्ली वाज नॉट रेडी फॉर दिस. दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस फ्लड के लिए तैयार नहीं था. दिल्ली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, राइट. उसके चारों तरफ वाटर पैसेज के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी. तो आप मैप को ध्यान से देखिए. इफ आई टॉक अबाउट द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, लेट्स मी ड्रॉ प्रॉपर मैप. A bit proper. I'm not that good in this. Okay. So this is how somewhat our India looks like. So Delhi is somewhere here and it is surrounded by other states. So it is kind of a landlocked area. तो इसके लैंडलॉक्ड का क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रही वाटर बॉडी नहीं है, रिवर्स है, बट आसपास सारे इसके क्या है, ये स्टेट से बाउंडेड. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र यहाँ है तो यहाँ पे आपको सी एरिया मिल जाएगा, मतलब ये कोस्टल एरिया है, राइट. बट दिल्ली जो है लैंडलॉक्ड एरिया है. तो इसका जो क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है दिल्ली का, इट इज नॉट रेडी कि यहाँ पे अगर फ्लड आ जाए, पानी आ जाए तो उसका पैसेज नहीं हो पाए. दिल्ली की खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो उसको तैयार ही नहीं है और फ्लड को कंटेन करने के लिए. क्यों? क्योंकि एक्चुअली पहले से कंपेयर करें तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में फ्लड आएंगे. ठीक है, जो वहां पे यमुना रिवर है वो एक तरह से लाइफ लाइन है, वो एक तरह से एक रियल टाउन प्लानर है दिल्ली के लिए, कि उसके साथ साथ नहीं, दिल्ली के जो आपके पास यमुना प्लानर, उसके पैरेलली इस तरह से घर बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. लेकिन ये पहले की कहानी थी, अब पूरी कंडीशन चेंज हो चुकी है. इसके बेसिस पे जो आपका राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले यमुना इंपॉर्टेंट क्यों है, यमुना की जो फ्लड प्लेन्स है उसकी ये हालत क्यों हुई है. अगर हालत हुई है तो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, घर बने, तो सबसे पहले घर बसने का कार्यक्रम कैसे हुआ है, जो एनक्रोचमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन एनक्रोचमेंट की वजह से हो क्या रहा है. So this is ultimately the objective of the writer, which he or she is trying. The writer is trying to, project us with the help of this editorial. So coming to the editorial now, that why Yamuna is important. तो पहली चीज तो ये बोलता है कि दिल्ली का जो रियल टाउन प्लानर है वो क्या है, यमुना है. It meandered through the Delhi, ensuring the city was never short of water and never ravaged by the famine or flood. देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टर्म meandering क्या होता है. एंड
अगर आप सभी लोगों ने यूपीएससी की सीरियस एस्पिरेंट है, आप लोगों ने इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ बहुत बार कनेक्ट करते हुए सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र द रिवर जो कि बहुत ही ज्यादा मिएंडरिंग शो करती है, इट शोज द मिएंडरिंग। तो ये समझने से पहले इस टर्म को आप समझ लीजिए। यूजुअली आपका जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, यूजुअली जनरली आई वुड से दैट जनरली द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is your Himalayan river system and second is your peninsular river system. हिमालयन रिवर सिस्टम में आप मोस्टली इंडस रिवर पढ़ते हैं, गंगा रिवर पढ़ते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये तीनों आपके पास मोस्टली जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये मिएंडरिंग इफेक्ट शो करती है। मिएंडरिंग का मतलब होता है इस तरह से, इनका जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो धीरे होती है, बट ये जो आपकी पॉनीटेल होती है, ब्रेडेड पॉनीटेल, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाती है और इस तरह से इस इफेक्ट को बोलते हैं कि ये मिएंडरिंग शो कर रही है। ठीक है, डिटेल के लिए तो आप इसको ज्योग्राफी लेक्चर में देख ही लीजिएगा, बट अभी के लिए इतना काफी कि ये मिएंडरिंग इफेक्ट क्या होता है। तो राइटर कह रहा है कि दिल्ली का जो रियल टाउन प्लानर है वो यमुना है, क्योंकि पूरे स्टेट में ये जो यमुना रिवर है इस तरह से मिएंडरिंग इफेक्ट करते हुए शो करती है और इसकी वजह से पूरे दिल्ली में कभी भी पानी की कमी लोगों तक ना पहुंचे, फेमाइन ना आए और फ्लड भी ना आए। इस तरह से ये रिवर कहीं ना कहीं फैली हुई थी। फ्लड क्यों नहीं आ रही थी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मिएंडरिंग शो करी, स्पीड इसका बहुत स्लो है, फ्लड प्लेन बढ़ जाता है। फ्लड प्लेन का मतलब होता है जहां रिवर फैल रही है उसका पानी जहां जहां तक जा सकता है वो पूरा एरिया इसका फ्लड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली वाज वेल प्लान्ड along the course of the river Yamuna, but it is not so anymore. I'm so sorry. तो राइटर कह रहा है कि पास्ट के कंपेयर में अगर देखा जाए तो दिल्ली सिटी बहुत ही अच्छे से प्लान्ड थी, ये जो आपके पास यमुना रिवर का जो कोर्स है उसके किनारे किनारे, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉजेस क्या बता रहे हैं, वो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, ये सब जो रीजन है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दिल्ली के जो रिवर में यमुना रिवर का जो फ्लड प्लेन है, ये जो देखो अगर मान लो कि ये रिवर है यहाँ से बह रही है, ठीक है, तो फ्लड प्लेन का मतलब होता है इसका रिवर जो है का पानी और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो ये फ्लड प्लेन वाली एरिया पे बहुत ही ज्यादा हैफेजेंट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये जो झुग्गी झोपड़ियां बन रही है, बस्ती बन रही है, घर वर बन रहे हैं, इसकी वजह से इसका जो फ्लड प्लेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, छोटे एरिया तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये रीजन बता रहा है कि अब इतनी ज्यादा वो इम्पोर्टेंटली जो है यहाँ पे प्लांट नहीं है। अब फ्लड प्लेन्स के बारे में बात करें तो we'll talk about the river in isolation, but floodplains are inseparable from the river channel. देखो रिवर के कंटेक्स्ट में राइटर क्या कह रहा है, हमेशा हम बात करते हैं रिवर के बारे में आइसोलेशन में कि ये आपके पास रिवर जा रही है ना, मान लो ये गंगा रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ जा रही है, एक ट्रिब्यूटरी आपके पास यहाँ जा रही है, इस तरह से ये रिवर जा रही है। तो राइटर कह रहा है कि आप जो है इस रिवर को किस तरह से बात कर रहे हो कि ये एरिया जो है रिवर का है, इसको आइसोलेशन सिर्फ इसी के बारे में बात कर, बट रियलिटी ये जो रिवर का फ्लड प्लेन है यानी कि इसका पानी यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो फ्लड प्लेन है उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। रिवर और फ्लड प्लेन एक इंटीग्रल पार्ट है, इन दोनों को आप किसी भी हालत में सेपरेट नहीं कर सकते हो, दे बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। रिवर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें वाटर और लैंड दोनों आता है। वाटर तो ये हो गया जहां ये नदी का पानी बहता है, और लैंड इसके आसपास का एरिया जहां तक इन फ्यूचर इसका पानी फैल सकता है यानी कि फ्लड प्लेन। तो जब भी हम रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर पानी यानी कि वाटर और लैंड ये दोनों चीजें आती हैं, और यमुना इज अ लाइफलाइन टू 5 स्टेट एंड इट्स फ्लड प्लेन्स आर चार्ज इन द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि हु इज लिविंग ऑन दिस फ्लड प्लेन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लड प्लेन है
उसमें रह कौन रहा है उसको अगर बात करते हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रहने के बारे में बात करने से पहले फ्लड प्लेन को लेकर कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अगर दिल्ली में यमुना रिवर के बारे में बात करते हैं, दिस इज अ यमुना रिवर, इसका जो फ्लड प्लेस है इट इज समथिंग 22 किलोमीटर्स। इसको यहाँ पे ओजोन का टारगेट, ओजोन का जो नाम है वो दे दिया गया है। वाई ओजोन? ओजोन जो होती है आपकी एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वहां पे प्रेजेंट होती है, which protect us from the harmful sun rays. सिमिलरली ये जो फ्लड प्लेन्स है ये प्रोटेक्ट करती है दिल्ली को, इसलिए इसको डेडिकेट कर दिया गया नाम ओजोन का। ठीक है, अब ये जो है 22 किलोमीटर, इसका जो एरिया अगर मैं बात करूं इट इज समथिंग अराउंड 9700 हेक्टेयर्स। ये 97 हेक्टेयर्स जो एरिया है कम से कम 1500 हेक्टर, अगर आप सॉरी नॉट हेक्टर, अगर आप जो न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग लेते हैं उसका अगर 1500 टाइम करते तो उतना ज्यादा ये आपके पास क्या हो रखा है, फैल रखा है। लेकिन जो फ्लड प्लेन है उसका जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से रिसेंटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्यों? फ्लड प्लेन वाले एरियाज में आज की डेट में आपको क्या मिलेगा, सेपरेट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे कि दिल्ली में आप चले जाओ वहां पे रिंग रोड मिलेगी। अक्षरधाम टेम्पल जो है इसी फ्लड प्लेन वाले एरिया में आपके पास बना हुआ है। ठीक है, द फेमस अक्षरधाम टेम्पल। फिर जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वो भी आपके पास यही बना हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो राइटर कह रहा है कि आज के टाइम फ्लड में जो हिस्से डूबे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइटर का पॉइंट है कि आज के टाइम करेंटली जो दिल्ली का हिस्सा फ्लड में डूबा हुआ है वो पहले रिवर का एक नेचुरल फ्लो हुआ करता था। यानी रिवर के नेचुरल फ्लो में आपने यू कंस्ट्रक्शन किया है, एज अ रिजल्ट वो फ्लड में डूब गया है। मतलब आज के टाइम जो चीज आप फ्लड में बोल रहे हो कि ये डूब गई है, ठीक है, अगर कोई भी घर अगर फ्लड में डूब गया है, लाल किला डूब गया है, कुछ भी अगर डूबा है, तो वो राइटर कह रहा है कि पहले के टाइम पे ये रिवर का नेचुरल फ्लो था जिसको आपने रोक दिया कंस्ट्रक्शन की वजह से, और इसी वजह से वो आज के टाइम पे क्या है, डूबा हुआ है। फिर राइटर कहता है कि जो रिवर है उसका राइट है टू एक्सटेंड, रिवर हैज अ राइट टू एक्सटेंड और एक्सपेंड। और रिवर को सांस कहां से आ रही है, अगर उसको ब्रीथ, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे बात करें कि अगर रिवर को एक जिंदा इंसान माने तो उसको ब्रीथ आता है फ्लड प्लेन के जरिए। ठीक है, कि अगर ये रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है तो उसकी पूरी राइट है कि वो आगे जाके फैल भी सकती है, उसको सांस ही तब आएगा जब वो अपनी फ्लड प्लेन वाली एरिया में एक्सपेंड करेगी। ये इसका नेचुरल फ्लो था जहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करके रोक दिया है। ठीक है, तो जो रिवर सिस्टम होता है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम, एज आई मेंशन, द रिवर सिस्टम इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स द वाटर, इट इंक्लूड्स द लैंड एज वेल। यानी कि इस रिवर सिस्टम में फ्लड प्लेन वाला जो हिस्सा है वो भी आएगा। तो ये जो रिवर सिस्टम का फ्लड प्लेन वाला हिस्सा है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प अस इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। आपके पास जो ग्राउंड वाटर है उसका जो रिचार्ज हो सकता है बहुत इजीली, एंड जो एक्सेस वाटर है उसको स्टोर करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दैट इट स्टोर्स एक्सेस वाटर। ठीक है, कि यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है इट वुड बी स्टोर्ड। अब जब आप फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जो एक्सेस वाटर वो स्टोर नहीं हो पा रहा और बाहर आ रहा है फ्लड के फॉर्म में। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रहता कौन है, फ्लड प्लेन्स जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स है अगर आपको समझ आ गई होगी तो अब हम इजिली बात कर सकते हैं कि यहाँ पे रहता कौन है। एज पर द रीसेंट रिपोर्ट कम से कम 56 जो कच्ची बस्तीज होती है वो इन फ्लड प्लेन वाले एरियाज पे आज के डेट में देखी जाती है, जिसमें से 9350 जो है यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड है। और यहाँ पे 50% जनता जो है
फिशिंग के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर जो वेज वर्कर्स होते हैं डेली बेसिस पे उस पे इन्वॉल्व है, या फिर फार्मिंग वाली जो प्रैक्टिसेस है उसमें इन्वॉल्व है। यानी ये सब क्या है, पोर कंडीशंस में रहते हैं। लेकिन नेशनल, देखो, जब मैं कह रही हूँ कि सब पोर कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, इन सबको यहाँ से एविक्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ये कह के दैट इट इज अ रिस्टोर, कि आपको यहाँ पे क्या होगा, फेसिंग being evicted in the name of the ecological recession। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब इकोलॉजिकल का रिकंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो इन गरीब लोगों को हटा दिया जाता है कि भाई एनवायरमेंट जो है उसको खतरा है, यमुना रिवर जो है पोल्यूट हो रही है, आप यहाँ से हट जाओ, ठीक है। और इसी वजह से 2016 के अंदर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने यहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, ठीक है। So basically 2016 the government has put the blanket ban on this area and they said, देखो होता क्या है ना कि सरकार कोशिश कर रही है यमुना रिवर को प्योर करने की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो कच्ची बस्तियां वो सफर कर रही है, यमुना रिवर प्योर हो नहीं रही है, और जो कंस्ट्रक्शन जो है उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है, रेजुविनेशन ऑफ द रिवर, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैट वगैरह बना लेते हैं और फिर वो इनको बेचते हैं और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे घर बनना स्टार्ट कैसे हुआ, ये तो नदी थी, फ्लड प्लेस जा रहा था आराम से नेचुरल फ्लो में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इमर्जेंस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो 1947 यानी कि जब इंडिपेंडेंस मिला, यानी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आजादी के टाइम सबको पता है पार्टीशन हुआ, ठीक है। पार्टीशन में जो आपके पास वेस्टर्न पंजाब वाला एरिया है, वहां से जो रेफ्यूजी थे वो भाग गए और दिल्ली में उन्होंने शरण ली और यमुना प्लेन्स के चारों तरफ अपना जो घर वगैरह है वो बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरा केस यहाँ पे आप देख सकते हो 1950 और 60s के टाइम पे, जो आपके पास 5 ईयर प्लानिंग्स वाले जब टाइम हुआ करते थे इंडिया में उस टाइम पे, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अर्बनाइजेशन का जो फंडा है वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो जब अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो वेज वर्कर्स वाले लोग हैं वो सेटल होने लगे। फिर आता है 1975 इमरजेंसी के टाइम, इस वक्त ये बहुत सारी बस्ती जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। फिर 1982 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एशियन गेम्स की वजह से क्या हुआ, पूरी कंट्री में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए काफी जो लेबर्स वगैरह है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल होने लगे। सो दिस इज काइंड ऑफ क्रोनोलॉजी जो आपको राइटर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, है ना। अब दिल्ली का जो मास्टर प्लान है उसकी आउटलाइन क्या है, व्हाट डज द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली टेल्स अस। तो ये है द यमुना फ्लड प्लेन वाज डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टेड एरिया। देखो 1962 में तो यमुना रिवर का, अगर रिवर और फ्लड प्लेन जो बोलते उस पर फोकस करिएगा, 1962 में जो यमुना का जो फ्लड प्लेन है उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया था, किसने, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन दैट दिल्ली मास्टर प्लान, यानी कि दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा उसमें जो फ्लड प्लेन है उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोला, यानी यू कैन नॉट डू कंस्ट्रक्शन हियर। 2000 में जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उन्होंने भी इसको क्या बोला, प्रोटेक्टेड एरिया बोला। फिर आता है आपके पास 2041 तक का जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है दिल्ली में, इससे दिल्ली को 18 जोन एरिया में डिवाइड किया, जिसमें यमुना फ्लड प्लेन्स को जोन ओ या जीरो जो भी आप बोलना चाहोगे उसका जो है डिजिग्नेशन दिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो बोला कि एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा था आपके पास रिवर फ्रंट। जो एक्टिव फ्लड प्लेन है उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो रिवर फ्रंट है उसके अंदर रेगुलेटेड लिमिटेड कंस्ट्रक्शन जो है अलाउड था। और ये वही एरिया है जहाँ पे आपके पास अक्षरधाम टेम्पल, ये जो कॉमनवेल्थ विलेजेस है ये सब बने, ठीक है। फिर आता है साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स एंड पीपल 2020 में फाउंड लार्ज पार्ट ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बेड, वो
वर ग्रॉसली अब्यूज्ड, क्योंकि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन जो है अच्छे से नहीं हो रहा था रूल्स का। कम से कम 23 ब्रिजेस जो रेल रोड मेट्रोस को यहाँ पे बन गए थे, नए नए जो एम्बार्कमेंट है वो यहाँ पे बन गए थे, एनक्रोचमेंट हो गया था। एंड एज अ रिजल्ट आपके पास एक एक्सपर्ट कमेटी थी 2012 में, उन्होंने वॉर्न भी किया। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, इन्होंने क्या किया कि ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इनका जो भी डेवलपमेंट स्कीम है उसको एग्जामिन किया, और उन्होंने वार्न किया कि आप ये जो फ्लड प्लेन है वहां पे कंस्ट्रक्शन मत करो, उसका बहुत ही बुरा जो इफेक्ट है वो आएगा। द एरिया proposed under the Yamuna River development, which proposes the biodiversity park, the recreational activities were within the active floodplain, which could affect the topography, increase the pollution, and affect the flood carrying capacity. तो ये जो कमेटी थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये जो एरिया है फ्लड प्लेन वाले एरिया, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो अल्टीमेटली इसकी टोपोग्राफी जो है उसको इफेक्ट करेगा, यहाँ पे पोल्यूशन जो है उसको बढ़ाएगा, और जो फ्लड कैरिंग कैपेसिटी है उसको रोकेगा। और इसका रिजल्ट आप हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं, दिल्ली का जो फ्लड वाली कंडीशन। अगर आप फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन करते हो तो यानी वहां पे फ्लड प्लेन्स जो है कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा, आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो जो सेडिमेंट्स के जो लेयर्स होते हैं फ्लड प्लेन्स में, वो एक तरह से एक्वीफर बनाता है, जिसकी वजह से रिवर चैनल को वो कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड वाटर को रिजुविनेट करने के लिए। लेकिन एनक्रोचमेंट की वजह से ये पूरा प्रोसेस रुक चुका है। रिवर जो है अपना जो फ्लड है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है डाउनस्ट्रीम मॉनसून के कारण पे। देखो होता क्या है, जब ये रिवर फ्लो करती है मॉनसून में, अगर हैवी बारिश आती है तो ये रिवर क्या करती है, अपना पानी से ब्रॉडर वे में फैला देती है इस तरह से फ्लड प्लेन्स में। लेकिन जब आप इस फ्लड प्लेन में ही कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो ये बहुत ही नैरो और कंसेंट्रेड हो जाएगा, तो फिर ये हाइट में बढ़ेगी, यानी पानी बाहर आएगा एज अ फ्लड, विच इज हार्मफुल। तो ये एनक्रोचमेंट्स क्या करते हैं, floodplains also protect against the devastating flash flood by allowing the excess water to spread out and storing that surface। वही चीज जो अभी हमने डिस्कस करी। देखो क्या होता है, मॉनसून में बारिश होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से समटाइम्स वी सी हैवी रेनफॉल, है ना। जैसे इस बार क्या हुआ, इंडिया में 26% मोर रेनफॉल देखी गई थी जुलाई में देन एक्सपेक्टेड, ट्वेल्थ रिवर। तो यानी जो रिवर है उसका जो कैपेसिटी है वो कम है। तो यूजुअली एक नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि रिवर अपनी फिर फ्लड प्लेन्स के एरिया में पानी बहा देती है, जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है ना। लेकिन आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दोगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी पानी की बहाव के लिए, फिर क्या होगा, वो हाइट में बढ़ेगी, यानी वो क्रॉस करके आएगी, वो आप वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी, फिर वो शहरों में जाएगा और फ्लड करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग अस। सो फ्लड जो है, राइटर कहना चाह रहा है कि सबसे पहले जो एक नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, जिसमें बादल बन रहे हैं, रिवर आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो एक नेचुरल फ्लड इज नेचुरल प्रोसेस, लेकिन आप उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्लड प्लेन को ही हटाओगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही गंदा होने वाला है। आपका जो भी चीज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, शहर तबाह हो जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हो, पहाड़ों के बीच में जो इतना अर्बनाइजेशन हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, वर्टिकली जिसको वो सहन नहीं कर सकते ना, सब उड़ गया है, कुछ बचा नहीं है वहां पे। एंड कहीं ना कहीं द स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी अलग अलग थियरीज दी जाती है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट थियरी ये भी है कि इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हाईली डेवलप्ड, वाज हाईली डेवलप्ड, कंस्ट्रक्शन था, 90 डिग्री पे रोड्स कट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सिविलाइजेशन थी, तो वो भी बहुत ज्यादा डेवलप थी। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ये थियरी प्रूव करती कि हो सकता है उधर भी फ्लड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कंडीशन आप अभी देख सकते हैं। Now, coming to the next topic, that is the Cabinet's approval of the National Research Foundation Bill 2023. IITs, IIM, Indian Institute of Science like in Bangalore, और नॉर्मल कॉलेजेस, एनआईटीज ले लीजिए आप, मेडिकल कॉलेजेस ले लीजिए, कोई प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, आप सबने क्या सुना ज्यादा से ज्यादा, हम आईआईटी कर रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं।
बट कोई भी अगर बीएससी में जा रहा है, एमएससी में जा रहा है, उसके बाद जेआरएफ होता है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, बट दे आर सेइंग वी डोंट हैव करियर ऑप्शंस इन इंडिया। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च को लेके कुछ है ही नहीं, ना सरकार फंडिंग दे पाती है, और फंडिंग जो दे रही है थोड़ी बहुत भी, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सिर्फ उनको मिल रही है, आईआईटीज वगैरह को। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको डेटा अच्छा मिलता है। तो एक तो फंडिंग है बहुत कम, और वो है, वो भी कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट या फिर आईआईटीज है उनमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च है उसमें बहुत ही ब्लंडर कर रहा है इंडिया। जो अपना बजट है, वहां से जो पैसा एलोकेट हो रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है। तो उसी की वजह से कि बिल पास हुआ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, जिसमें हम रिसर्च के ऊपर अपना जो फोकस है वो बढ़ा रहे हैं। जो बिल है उसमें एलोकेट कर रहे हैं मोर फंड टू बिल। तो इसके बारे में ये कुछ यहाँ पे बात जो है बताई गई। So this bill is to strengthen the research ecosystem in the country. The bill is introduced in the parliament. ठीक है, is to be introduced in the parliament. अगर एक बार ये बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में, ये बिल क्या है, अप्रूव हो चुका है, अब पार्लियामेंट में पेश होना है, और पार्लियामेंट में अगर ये बिल एक बार क्या होता है, पास हो गया, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एपेक्स बॉडी बनाएंगे, ताकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट को एज ए सेपरेट सेक्टर जज कर पाए, या फिर जज तो नहीं बोलूंगी, उस पर काम कर पाए, है ना। एक इनोवेशन का जो कल्चर है वो डेवलप कर पाए, और रिसर्च इकोसिस्टम जो है थ्रू आउट ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, थ्रू आउट ऑल द कॉलेजेस इन कंट्री, वहां पे इस रिसर्च इकोसिस्टम को वो नर्चर करा पाए, जो कि अभी नहीं है। और इसी के साथ ये क्या करता है, रिपील करेगा। अभी तक क्या था, ये तो हम लाने की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक हमारे कंट्री में है सर्व, SER। ये सर्व क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008। ठीक है, ये है आपके पास साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008। तो ये था भाई स्टैब्लिश एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो आप जो भी फ्रेशर्स है यूपीएससी एस्पिरेंट में, आप स्टैट्यूटरी वर्ड सुनोगे, जब भी कोई एक्ट के थ्रू आप चीज लेके आते हो ना, पास करवा के पार्लियामेंट में एक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या था, सर्व था, और ये पार्ट था, इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये क्या काम करता था, ऑलमोस्ट सेम जो कि हम एनआरएफ से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च और साइंस को लेकर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, द आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग द एनआरएफ एज एन इंडिपेंडेंट फाउंडेशन, ये किसने सजेस्ट किया, कस्तूरी रंगन कमेटी 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, यूपीएससी में काफी बार पूछ ली जाती है द इम्पोर्टेंट कमिटी, कि ये जो कमिटी है ये किसके रिलेटेड है ना। सो कस्तूरी रंगम कमेटी, ये तो बहुत फेमस थी है। इस कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशंस थे, आप स्टैटिक सिलेबस में देखोगे। तो इट वाज द कस्तूरी रंगन कमेटी जिन्होंने ये सजेस्ट किया था अपने रिकमेंडेशन में कि हमको साइंस और रिसर्च के सेक्टर में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब इसीलिए ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है had assumed that it shall as a statutory body would continue to support and fund the research as a before। देखो अभी क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पास नहीं हुआ, तो अभी तक की जो भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी तरफ से सपोर्ट करती थी। तो ये कह रहे जब ये सिस्टम इसको नहीं हटाएगा तो हम इसके बाद भी क्या कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन lack of conducting research ecosystem and underinvestment in the research। अब जो कस्तूरी रंगन कमेटी है वो कुछ डेटा के थ्रू बताना चाह रहा है कि हमारी कंट्री में रिसर्च इकोसिस्टम कितना पीछे है, और रिसर्च इकोसिस्टम इतना पीछे इसलिए इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है कंट्री के डेवलपमेंट। कस्तूरी रंगन कमेटी बोलती है दैट NRF would get an annual grant of rupees 20,000 crore। यानी हमारी कंट्री का जो जीडीपी है उसका मात्र सिर्फ 0.1%, जो कि अप्रोक्स 20,000 करोड़ तक का है, वो फंडिंग हम इस एनआरएफ को देने के बारे में बात करते हैं। It did not say how long this grant would continue, but it did note that research spending in the country was a meager। तो ये रिकमेंडेशन में ये बोलते हैं कि ये फंडिंग कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कि ये बता रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में रिसर्च का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है।
कैसे कह रहे हैं? एक रिपोर्ट है जिसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि जो यूएस है, यूएस के लोग, यूएस की जो कंट्री गवर्नमेंट है, वो जीडीपी का 2.8% देते हैं रिसर्च में। चाइना जो है 2.1% दे रहा है जीडीपी का। इसराइल ये दे रहा है 4.3% ऑफ जीडीपी। साउथ कोरिया 4.2% ऑफ जीडीपी। और इंडिया कहाँ है? अभी देने की बात कर रहा है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 0.1%, यानी बहुत ही पीछे चल रहे हैं हम फंड एलोकेशन। तो इन्होंने कंसर्न जताया कि इंडिया में जो रिसर्च और इनोवेशन पे जो खर्चा सरकार कर रही है वो तो और भी ज्यादा कम हो गया। एक तो है ही कम, और वो कम हो गया कितना? 2008 में 0.84% था, 2014 में 0.69%। तो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो ये जो हमारी लिमिटेशन है, even those who are pessimistic had felt that the proposed annual grant would continue until the research spending in the country reached the level it had been in 2008. So this is a very point of concern. अब एक रिपोर्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो कहते हैं कि क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ना कि क्योंकि एक्ट नहीं पास हुआ, बिल में क्या है, दे से दैट एनआरएफ जो है इसके पास 10,000 करोड़ होगा 5 साल तक, एंड दस गेट ए टोटल ऑफ रुपीज 50,000 करोड़। Despite the scant details available in the public domain, it shows that the government grant of budgetary support would be at the rupees 14,000 crore. तो एक एस्टिमेटेड जो डेटा है वो बताने की कोशिश करते हैं। अब अभी तक आपके पास जो सर्व एक्ट चल रहा है, जिसको रिपीट करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि इसको सब अज्यूम कर दे एनआरएफ के अंदर। सर्व जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में स्टैब्लिश करी गई ताकि हम फंड को प्रमोट करें। ठीक है, so SERP has been instrumental in building a sustainable research ecosystem through a diverse program portfolio, जिसमें हम फंड ग्रांटिंग के बारे में बात करते थे, recognizing and rewarding the research excellence, providing promoting the scientific networks। जो एलोकेशन था बजट का सर्व का, वो क्या था? 2011-12 में 200 करोड़, 2018-19 में क्या हो गया? 1000। So since the allocation has declined from this to this, सर्व के जो प्रोग्राम्स है उस पर ये कंपेयर कर रहे हैं कि अभी का जो प्रोग्राम है उसमें क्या हो सकता है। अब आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब रिसर्च सेंटर होना क्यों है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इंडिया के अंदर रिसर्च जो है वो होनी चाहिए, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो क्रिटिकलिटी यानी कि अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनहांसिंग द फंडिंग फॉर रिसर्च हैज बीन हाइलाइटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे पास न्यू एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। इसी के अंदर इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया था कि कंट्री में एजुकेशन के फील्ड में जो रिसर्च है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, तभी जाके आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी। Now and in the ancient past can be attributed to the intellectual capacity and to the fundamental contributions to the new knowledge। चाहे आप पहले से कंपेयर करो या अभी भी, जब आप न्यू नॉलेज में आते हो, आप जब साइंस आर्ट या कल्चर के अंदर नया इनोवेशन लाते हो, रिसर्च करते हो, तब जाके आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगी। इन सिटीज इंडिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, ये सब आपके पास यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। Now coming to the last final topic, which talks about the India-China relations। India-China जो relations है, और ये फिर से इसी मुद्दे पे आ गया है कि फिर से इंडिया चाइना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इनके जो मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ये कहानी बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसका कोर जो रीजन है उसको समझ लेते हैं। ये डिस्प्यूट जो है वो हो क्यों रहा है, इसका जो डिस्प्यूट का जो रीजन है वो रीजन जो है वो हो क्यों रहा है, इसको हम समझते हैं ऐसे। देखो, आप समझो ये है इंडिया और ये ले लीजिए आप चाइना। आई थिंक आई डोंट हैव इनफ स्पेस हियर, you can, okay, here I can explain about the India China। Okay, don't get confused, the slide is this, we are explaining over here, all right? So let me tell you about that, this is the India and this is the China, और ये दोनों ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं।
ओके, तो बोथ दीज कंट्रीज शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर आपने सुना होगा लाइन LAC, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका प्रॉपर जो डिमार्केशन है, या फिर इट इज, वी कैन से इट इज नॉट म्यूचुअली अग्रीड। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज नॉट म्यूचुअल अग्रीड, यानी कि इंडिया कोई और ही एलएसी मान रहा है और चाइना जो है कोई और ही एलएसी मान रहा है। तो ये एलएसी को समझते हैं हम कुछ इस तरह से, इसको आप 3 सेक्टर्स में बांट दीजिए। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हो जाएगा आपके पास वेस्टर्न पार्ट, एक हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट, और एक हो जाएगा यहाँ पे आपका मिडिल पार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की, यानी कि वेस्टर्न LAC, या फिर वेस्टर्न लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जो लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द वेस्टर्न साइड पर्टेन्स टू द जॉनसन लाइन प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इन 1860, 1860s के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने एज अ बाउंड्री यहाँ पे जॉनसन लाइन जो है बनाई। तो जॉनसन लाइन वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, और इस जॉनसन लाइन के मुताबिक जो अक्साई चीन का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर में आता है, और इंडिया कहता है जम्मू कश्मीर इंडिया का है, तो ये अक्साई चीन हमारा है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि हम जॉनसन लाइन को नहीं मानते हैं, ये अक्साई चीन जो है हमारा है। चाइना किसको मानता है? चाइना कहता है हम मानते हैं मैकडोनल्ड लाइन को। इस लाइन के अकॉर्डिंग जो अक्साई चीन है वो आता है चाइना की। देखो फिर से समझेंगे, हम कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इट इज नॉट म्यूचुअली अग्रीड। ठीक है, तो इट इज नॉट म्यूचुअली अग्रीड। तो देयर आर 2 बाउंड्रीज, एक है आपके पास द जॉनसन लाइन, और एक है आपके पास द मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन 1860 ब्रिटिशर्स ने बनाई। एज पर द जॉनसन लाइन, जो अक्साई चीन एरिया है, इट इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया कहता है हम तो जॉनसन लाइन को ही मान रहे हैं भाई, ब्रिटिशर्स बना के गए हैं, तो जम्मू कश्मीर हमारा है, तो अक्साई चीन हमारा है। चाइना कहता है नहीं, हम तो मैकडोनल्ड लाइन को कंसिडर करते हैं एज अ बाउंड्री, तो इंडिया जो अक्साई चीन है वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू देयर अक्साइशन, और भी बाउंड्री डिस्प्यूट जो है इधर। आई होप का जो बॉर्डर चीज है वो आपको क्लियर हो गया ना। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन जो आज का है, आप लोग इस पे आंसर लिखेंगे दैट if floods are the most commonly occurring natural disaster in India, what are the reasons for the frequent floods in India? Suggest the steps that need to be taken for proper flood management. You can write this answer in 250 words, 15 marks. And एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी बच्चे मुझे आंसर भेजते हैं वो एक लाइनिंग वाले पेपर से भेजते हैं। मतलब कुछ खास डिफरेंस ऐसा नहीं है, अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो अलग बात है, बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज राइट डाउन इन अ व्हाइट शीट, जो यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है उसी पैटर्न में आप आंसर लिखकर मुझे भेजे, दैट वुड बी मच बेटर। ऑलराइट, so this is it for today. I hope this session is absolutely clear. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। If you want any kind of changes, you can just write in the comment section. Your valuable feedbacks are always welcome. We are working for you. We are, here to help you as this. Okay. Thank you so much. Please subscribe our channel, like and share.